एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट के 15 या 10 मिनट्स में ना मैं आपको फर्स्ट टू के आंसर्स भी दे दूंगी, फर्स्ट टू पेपर्स के। तो आपने अपने आंसर्स मैच करने हैं, जो डाउट्स हैं वो पूछने हैं। अगर तुम नहीं सॉल्व करके आए तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी एंट्री नहीं है। तुमने कितने सॉल्व किए? क्यों? दूसरा वो कब करना है? जब तीसरा मिलेगा तब। गलत बात है, नींद आएगी तो नंबर भी नींद में ही जाएंगे तुम्हारे। स्कूल से पहले मार्क्स मिल गया पेपर? अभी तक नहीं मिला? पक्की बात है। सो वी हैव एक्सरसाइज 8.2। अगर रेगुलरली पेपर सॉल्व करोगे तभी तुम्हारे जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं या जो भी हमारे मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स हो रही है, वही कवर तभी होंगी। कुछ भी मिस नहीं होता, 10th में भी 9th में भी। तो वो 8th वाली हरकतें अब छोड़ दो, सच में कह रहे हैं। अब आपको जब तक आप ये क्वाड्रिलेटरल्स करोगे, सच में कह रही हूँ, ट्रायंगल्स भूल जाओगे। अभी आगे सर्कल्स करोगे तो क्वाड्रिलेटरल्स भूल जाओगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी अगर हम नैरो डाउन कर देंगे तो क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर सियोदिया पेपर देखें तो ऐसा क्वेश्चन आया था जो 10th के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वो 9th में भी डाल दिया। अब किस में सेग्रीगेशन कर लोगे आप? सियोदिया बोर्ड में लास्ट ईयर में जो 9th में केस स्टडी का क्वेश्चन आया है, वो 10th में 2 साल पहले बोर्ड पेपर में केस स्टडी का क्वेश्चन था। तो आप किस चीज की सेग्रीगेशन कर लोगे कि वो आपको नहीं करवाना चाहिए था, वो नहीं आना चाहिए था, आउट ऑफ सिलेबस क्या रह गया? ठीक है, या हायर लेवल वाला क्वेश्चन क्या रह गया? जो 10th के बोर्ड में है वही 9th के पेपर में डाल दिया। सहोदया इज बाय सीबीएसई। सहोदया पेपर जो होता है वो सीबीएसई का होता है, तो सीबीएसई खुद ही डाल रही है, तो आप बोर्ड में सोचो क्या हाल होगा। तभी कह रही हूँ, पिछला मैं टेस्ट पेपर्स अगर बना रही हूँ ना तो वो इसलिए बना रही हूँ ताकि साइड बाय साइड आपके एमसीक्यूज, आपके वो टॉपिक्स कवर हो जाएं, जिसमें से मैक्सिमम एमसीक्यू होते हैं और बाद 2-3 क्वेश्चंस देते हैं जो फुल लेंथ है। तो वो रेगुलरली करके आओ। ठीक है, ये आधा पेपर रह गया या एक पेपर रह गया, हमने शुरू ही नहीं किया। तुम जैसे मर्जी कर, मुझे दोनों पेपर पूरे चाहिए और मैं आज थर्ड पेपर शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो एक स्क्वायर हमें दिया हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्क्वायर, जब हमें स्क्वायर की फिगर दी जाती है तो सबसे पहले चीज हम क्या मांगते हैं? अगर मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना हो, हम्म, हाँ 8.1। तो अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में द फर्स्ट थिंग दैट वी टेक एज ग्रांटेड, जो हम मानकर चलते हैं कि ये तो है ही है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो जब भी मुझे स्क्वायर कहा जाता है तो आप ऐसी फिगर बनाते हो जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो और हर एक एंगल 90 डिग्री पर हो। ठीक है, तो गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। डायगोनल्स के बारे में कहा गया है तो हम डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। प्रूव करना है हमें। डायगोनल्स जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना वही, डायगोनल्स इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस एओ इज इक्वल टू ओसी एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी। बाइसेक्ट करते हैं एंड राइट एंगल्स पर है, मतलब इनमें एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो कोई भी एक, 4 एंगल बन रहे हैं ना, इन चारों में से कोई भी एक एंगल ले लो। मैंने एंगल एओडी लिया तो वो 90 डिग्री है। तो ये 3 चीजें हैं जो हमने प्रूव करनी है। जिस ऑर्डर में लिखी हुई है उसी ऑर्डर में प्रूव करेंगे। वी हैव डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट एंड राइट एंगल्स। 3 चीजें हमने ले ली। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और कुछ नहीं है क्योंकि डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर ही दिए इसमें। कंस्ट्रक्शन के नाम पे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर। पहले हम प्रूव करेंगे डायगोनल्स आर इक्वल। सबसे पहली चीज जो प्रूव होगी दैट इज डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, हमें स्क्वायर के बारे में बताया गया है। स्क्वायर के डायगोनल्स मैंने आपको बताया था तो आपने सोचा कि हाँ उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अदरवाइज अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करने को कहा जाता था 8th तक, इससे पहले
डायगोनल्स के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो आपने बस एक फोर साइडेड फिगर, ऑल साइड्स इक्वल एंड आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। तो वही एक चीज लेकर हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूफ में डायगोनल्स इक्वल के लिए ना मैं ट्रायंगल लूंगी जिसमें दोनों डायगोनल्स आ जाते हैं। एक हो जाएगा डीएबी, इन ट्रायंगल डीएबी, और दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल सीबीए। इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। फिर दिस इज फॉर डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट वाला केस लेना होता है ना, तब हमेशा ऑपोजिट वाले डायगोनल्स ट्रायंगल्स लेते हो। ठीक है, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सीओबी। और डायगोनल्स को अगर 90 पे शो करना है तो हमेशा एडजेसेंट वाले लेते हैं। कल किया था ना हमने, रोम्बस में हमने एडजेसेंट वाले लिए थे। तो हमेशा जब भी 90 शो करना होता है ना एंगल ये वाला, तो हमेशा एडजेसेंट वाले लेते हैं। तो मैं आपको लिख रही हूं ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल, एओडी लिखा है तो सीओडी लिखूंगी 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ। सो टेक 2 मिनट्स, एक बार सोचो हाउ विल वी टेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या क्या लेंगे कंडीशंस इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए। ठीक है, आई जस्ट ज्वाइन इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में आऊंगी। बच्चा फर्स्ट थिंग, यस मैम, ट्रायंगल डीएबी, ये सॉल्व सही होता है मुझे। यस मैम, क्यों से निकला ना, जो मैं तुम्हें पेपर दे रही हूँ ना उसके बाद यही करोगे। जनवरी में मैं क्वेश्चन दूंगी और कहोगे यस यस मैम मुझसे देखो मेरा देखो। वो जी पर एंगल जी पे जो बन रहा है ना उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं, चाहे वो फिर एक्सटेंडेड हो, तो कहीं ना कहीं जाकर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर वो परपेंडिकुलर एंगल बनाए, 90 एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, डी ए इक्वल्स टू सी बी, ऑपोजिट या साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख दो। फिर
ए बी कॉमन, और फिर तीसरी चीज क्या आएगी? जैसे ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना, सच में कह रही हूँ, पेपर सॉल्व कर उसके बाद जनवरी में मुझसे मिलना फिर। सीरियसली कह रही हूँ, अभी की ग्राइंडिंग बहुत जरूरी है अगर अच्छे नंबर लेने हैं। कंसिडरिंग, मैं सच में कह रही हूँ, तुम लोग सब मैथ्स में 60 लेकर खुश हो। 60 आ गए मैथ्स में, 65 आ गए, मेजोरिटी बहुत अच्छे नंबर आ गए, और क्या करने हैं। आई सीरियसली वांट 70 प्लस तक पहुंचो। और कोई मुश्किल नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस कर लो, जितना हमने सिलेबस किया है ना उसके हिसाब से बस अब रेगुलर ड्रिलिंग ही है। ठीक है, तो जो टेस्ट पेपर्स है उनमें केस स्टडीज वगैरह सब कवर होंगी। क्लियर हो गया? 10 क्वेश्चन रोज के कर रहे हो, तुम कम से कम 300-400 क्वेश्चन कर लोगे दिसंबर के एग्जाम्स तक। तो हमारे पास आ गया ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए बाय एस ए एस। कॉन्ग्रुएंसी रूल सबने यही लिखा है ना, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी। तो डायगोनल्स आर इक्वल। अब आते हैं, हमें शो करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एओडी ट्रायंगल दिया हुआ है और सीओबी, हमने हमेशा ऑपोजिट वाले लेने हैं दो। ठीक है, अब इसमें आप ये नहीं ले सकते कि एओ इक्वल्स टू ओसी है। एक तो मुझे बड़ी अच्छी सी चीज दिख रही है, दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई कैन सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड आई कैन ऑल्सो सी दीज टू साइड्स। दो चीजें मुझे मिल रही हैं। तीसरी चीज, कैन नॉट बी अ साइड, क्योंकि वही दो साइड्स तो मुझे इक्वली प्रूव करनी है, एओ ओसी को, ओडी ओबी को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, कैन आई टेक दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल? कौन से एंगल्स बन जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर, जेड बन रहा है ना ऐसे में, लाइंस पैरेलल कौन सी होंगी? एडी एंड पीसी। तो यहां पर we'll take AD equals to CB, sides of square, angle AOD is equal to angle COB, vertically opposite angles। और फिर उसके बाद ना आप लिखोगे एंगल ADO is equal to angle CBO। लेकिन यहां पर आपको मेंशन करना है रीजन में दैट एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड बीडी इज ट्रांसवर्सल। तो ये क्या बन जाते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चाहे इसे अलग से लिखो, चाहे इसे आप रीजन में प्रॉपरली साइड करके मेंशन कर दो, बहुत जरूरी है आपकी ये रीजनिंग लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इससे मेरा ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया सीओबी को, कौन से रूल के साथ? ए एस है या ए एस ए है? ए एस ए में क्या होता है? ए एस ए और ए एस में क्या फर्क है? दोनों में दो एंगल्स और एक साइड है, बट व्हेन आई राइट ए एस ए, इसका मतलब है, ए एस ए का क्या मतलब है? साइड शुड बी इंक्लूडेड। दोनों एंगल्स के बीच में तुम्हें सैंडविच हुई हुई साइड दिखेगी कि एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ, दोनों की कॉमन आर्म है। लेकिन जब साइड बिल्कुल बाहर हो एंगल्स के, तो हमारे पास है ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओबी, और इससे आपके पास आ जाएगा एओ इज इक्वल टू सीओ एंड ओडी इज इक्वल टू ओबी, और लिख दोगे सीपी सीटी। क्लियर हो गया ना ये? अब इसके बाद लास्ट है, व्हेन वी हैव टू प्रूव डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इनमें 90 का एंगल बन रहा है, तो ये ऊपर वाला प्रूफ मैं रब कर रही हूं। तो दो एडजेसेंट वाले ट्रायंगल्स लेने हैं, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी। अब जो हमने ये एडजेसेंट वाले ट्रायंगल्स लिए, इनमें क्या लगता है? पहले तो क्या ले सकते हो, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला। सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है कॉमन या इक्वल, एडी इक्वल्स टू सीडी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, एडजेसेंट साइड्स है, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, नहीं, लीनियर पेयर से एंगल्स इक्वल नहीं है, 90 तो हमें प्रूव ही करना है, तो इसलिए एंगल्स इक्वल ऑन द फेस ऑफ इट हम नहीं ले सकते। फिर मुझे दिख रहा है ओडी इक्वल्स टू ओडी
क्योंकि ये है कॉमन। और पीछे आपने प्रूव किया था कि ये एओ और ओसी इक्वल हैं, प्रूव्ड अबव, पहले करके आए हो ना। तो इस चीज को यहां पर यूज करोगे, एओ इज इक्वल टू ओसी, दिस इज प्रूव्ड अबव। तो हमारे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किस रूल के साथ हो गए? बताओ। ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। क्या लिया है हमने? एसएसएस, साइड 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 रूल। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओडी सीपीसीटी। दो एंगल्स को, दो एडजेसेंट एंगल्स को आपने इक्वल प्रूव कर दिया। और ये दो एडजेसेंट एंगल्स क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? बताओ। एओडी और सीओडी आपस में कौन से एंगल्स बन रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहा है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल सीओडी इज 180, वी विल राइट लीनियर पेयर। ठीक है। या टू टाइम्स एंगल एओडी इज 180, या फिर एंगल एओडी इज 90 डिग्री। हेंस diagonals are equal, bisect each other at right angles. क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है तुम्हारी बुक में? मतलब इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है? दो तीन क्वेश्चंस मिस हुए हैं ना इसमें। जो क्वेश्चंस मिस हुए ना मैं इकट्ठे ही करवा दूंगी, अभी जो बुक में दिए हुए हैं उसको ही करवाती हूँ। ठीक है। आपके तीन क्वेश्चन इस पेपर इस बुक में ना मिस हो रहे हैं यहाँ पिछली वाली बुक से, वो मैं आपको एंड में ही करवा दूंगी। अभी हमारे पास है डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी एंड एबीसीडी इज अ रोम्बस। देखो अब ये देख चीज क्या है जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें उसने कहा कि नहीं नहीं, डायगोनल तो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यही शो करना है कि एक डायगोनल है वो पैरेललोग्राम के एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यही लिखा हुआ है ना। अगर ऐसा हो तो सेकंड पार्ट में उसने क्या लिखा है? एबीसीडी इज अ रोम्बस। बात समझ में आई? तो जब भी डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो वो केस होगा या तो स्क्वायर का, ठीक है, या फिर रोम्बस। ऑल साइड्स इक्वल होना उसका बनता ही है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम। बनाओ फिगर, ड्रॉ द फिगर एंड देन राइट गिवन टू प्रूव। ABCD, diagonal AC of parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C. तो गिवन मुझे है पैरेललोग्राम है ABCD in which AC bisects angle DAB। तो मैं एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल लिख रही हूं। टू प्रूव दो चीजें हैं, AC bisects angle C and ABCD is a rhombus। गिवन टू प्रूव लिखो, उसके बाद प्रूफ में आते हैं, हाउ विल वी प्रूव द गिवन सिचुएशन।
लिख लिया सबने, गिवन टू प्रूव, है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास है आप, पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं चलती, कॉन्ग्रुएंसी चलती है पर कैसे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं जाएंगे अगर प्रूफ में, क्योंकि ना कॉन्ग्रुएंसी में वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो पाती, राइट। तो देखो हमें पता है पैरेललोग्राम तो है, इफ आई नेम दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए सी इज ट्रांसवर्सल। कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे। चैप्टर 6 तो अब इतनी बारी पैरेलल लाइंस का केस कर दिया, टेस्ट भी दे दिया उसका, एग्जाम भी दे दिया। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी and AC is transversal. So can you tell me which two angles are equal? और क्यों। नाम बताओ, बी और डी कैसे हो, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के साथ तो आ भी नहीं रहे। वन एंगल टू तो गिवन है, मैं पैरेलल लाइंस की वजह से बोल रही हूँ। हाँ बेटा, एंगल 1 एंगल 4 पैरेलल लाइन सीडी और एबी के साथ नहीं बनते, वो सीडी और एबी के साथ कौन से बन रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3। मैंने कहा था ना जेड बनता है, हमेशा देखा करो ऑल्टरनेट इंटीरियर में, कॉरस्पॉन्डिंग में आपका कुछ इस तरह से आता है, स्टेप्स बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग में, समझ में आ गया। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर्स में हमेशा यू आर टॉकिंग अबाउट 1 and 4, ऑब्वियसली वो भी बन रहे हैं, लेकिन वो एडी और बीसी के साथ बन रहे हैं। मैंने एबी और सीडी लिखी है, सबसे बड़ी गलती यही होती है। आप कहोगे मैं लिखकर ठीक आया हूं, पता नंबर क्यों नहीं दिए मैम ने, इसी के लिए नंबर कटने हैं। तो यहां पर आपने लिखना है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही अब लिखो एडी इज पैरेलल टू बीसी और फिर से एसी ट्रांसवर्सल है। देखो हमेशा पैरेलल लाइन, तुमने उपांशु किया भी था एंड आई थॉट मे बी यूल गेट द राइट आंसर, तुमने ऐसे लिखा और फिर ऐसे लिखा, है ना। तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि देखो ऐसे जेड बनता है, ठीक है। अब कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, चाहे यहां से बीसी से ले लो चाहे एडी से ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर आपको पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो 3 और 4 आपस में इक्वल हो गए। हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल BCD, ठीक है। अब हमें शो करना है कि द गिवन फिगर इज अ रोम्बस, ये रोम्बस बनता है, वो और भी आसान है। अभी भी कॉन्ग्रुएंसी में नहीं जाएंगे हम, क्लियर हो गया इतना। आपने एंगल्स इक्वल प्रूफ किए है ना, तो कैन आई से एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल है, ये कंडीशन लिख सकते हैं कि चारों के चारों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इसी में से आप पहले लिख दोगे कि वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। पिछली वाली कंडीशंस में हम ये चारों एंगल्स लिख देंगे, ठीक है। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। अब लो इन ट्रायंगल ABC, कैन आई से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ट्रायंगल ABC की बात की और 2 और 4 को इक्वल कर दिया, क्यों इक्वल है, पर इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, एक ट्रायंगल में दो एंगल्स को इक्वल कर दिया, और और अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स को इक्वल कर दिया तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आप सोचो ना, अगर मैं एक चीज लिख रही हूं उसका रिजल्ट क्या है,
उसका रिजल्ट, उसके एंगल सम प्रॉपर्टी ले लो, पर एंगल्स की वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, वो तो मुझे पता है 180 है। राइट, ठीक है, सोच लिया। अब उससे तो मेरा आंसर नहीं आया, तो मैं क्या करूं? आई विल थिंक ऑफ अनदर वे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ठीक है, अच्छी बात बोली, लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो क्योंकि हमारे पास है आइसोसलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और अगर ए बी और ए सी इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स होगी ना इक्वल, अ पैरेललोग्राम with adjacent sides equal is a rhombus. Hence, ABCD is a rhombus. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 इसका रिवर्स है। अब हमें एक रोम्बस दिया हुआ है और कहा हुआ है कि डायगोनल एसी बाइसेक्ट करता है ए और सी को, ये शो करना है। अभी तक हमने शो किया कि एक पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल ने बाइसेक्ट किया तो वो रोम्बस ही बनेगा। ठीक है, वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से करनी पड़ेगी कि वो रोम्बस बनेगा, उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तभी ऐसा हो सकता है। अब उसने कहा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। ठीक है, तो इसी फिगर को एंगल वन, हाँ क्या, रोम्बस, क्वेश्चन नंबर 4, रेक्टेंगल लिखा हुआ तुम्हारे, दिखा, देखना, तुम्हारी पुरानी बुक है। नहीं नहीं, हमारा क्वेश्चन चेंज कर दिया ये। कुछ कुछ हाँ, उन्होंने रोम्बस वाला सेम ही चीज कर दी होगी ना, सो मे बी तुम्हारी एक्चुअल वाली बुक है ये। चलो यही कर लेते हैं फिर, रेक्टेंगल, हाँ वही आ गया ना, पैरेललोग्राम वाला केस आ गया। तो लिखो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, रोम्बस की जगह ना अंडरलाइन कर दो, रेक्टेंगल लिख लो। ठीक है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, शो दैट, नहीं ये नहीं कर सकते फिर, शो दैट डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स नहीं होगा, क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ना। शो दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर, सेकंड पॉइंट, डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स ए अंडर ए एज वेल एज, एबीसीडी इज द रेक्टेंगल, आगे ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. चलो दोनों ही करवाऊंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिखो, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, इसी को लेकर चलते हैं। वो अलग केस है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, वैसा ही केस है। ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट diagonal AC bisects angle A as well as angle C and BD bisect B and D। तो अब हमें रोम्बस गिवन है कि रोम्बस के केस में डायगोनल जो है वो साइड को, वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, ये हमें शो करना है। तो इसमें गिवन एबीसीडी इज अ रोम्बस, एसी इज द डायगोनल। ठीक है, ये चार एंगल्स लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर एंगल 1 एंगल 2 ले रहे हो, लेने का पर्पस होता है कि बार बार इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखने होंगे, DAC, DCA बार बार नहीं लिखना होगा। बट द होल पर्पस ऑफ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 डिफीट हो जाता है अगर हमने तो प्रूफ में लिख दिया लेकिन फिगर में एंगल्स मेंशन ही नहीं किए। तुमने एंगल 1 एंगल 2 दे दिया, फिगर में लिखा ही नहीं। अब मैं ना लिखूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मेरे दिमाग में चल रहा है ना? तुम पूछोगे ना मैम कौन से वाले को एंगल 1 का है, कौन से को एंगल 2 का है, ऐसे ही आपका फिगर में मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर एंगल 1 2 3 4 लिख रहे हो, नहीं तो पूरे पूरे नाम लिख कर आओ। ठीक है, तो इसका प्रूफ जो है उसमें हमें पता है ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी।
हैव इन ट्रायंगल एबीसी ले लो, ठीक है। एबीसीडी इज अ रोम्बस, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन ट्रायंगल एबीसी में। वी नो AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। क्यों? गिवन है। अब इसके बाद क्या लोगे, अगर AB और BC आपस में इक्वल है तो, अगर AB और BC इस ट्रायंगल में इक्वल है तो हमें क्या रिजल्ट लेना चाहिए? अगर साइड्स इक्वल है ट्रायंगल में तो आइसोसलस, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो वील राइट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। और एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल थे। क्यों इक्वल थे? एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्यों इक्वल है? यहां से एंगल 2, यहां से एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हम ले रहे हैं AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ऐसे ही फिर आप लोगे AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, सो वील हैव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे पहले वाला केस था वैसा ही अब है। पहले हमने एंगल्स पैरेलल लिए थे, पैरेलल की वजह से इक्वल, और फिर हमें बाइसेक्ट करना दिया हुआ था। अब हमने ऑपोजिट साइड्स करके लिए और फिर पैरेलल लाइंस के लिए। तो इन तीनों से एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 2 3 के इक्वल है, तो कैन आई से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1 2 3, 1 2 3 करके तीन कंडीशंस हमने ये ले ली। So from 1 to 3, angle 1 equals to angle 2, or AC bisects angle A। और नेक्स्ट लिख दोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव BD bisects angle, sorry, A and C, angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4, AC bisects angle A and angle C, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का कहा हुआ है ना इसमें, दोनों लिख देंगे। Similarly, we can prove BD bisects angle B and D. Similarly, we can prove BD bisects angle B and D. ठीक है। इसके बाद अब वो क्वेश्चन लिखो, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। हाँ, ये मेरे पास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये एक्स्ट्रा ही है, अपनी बुक में लिख लो, क्योंकि वो दूसरी बुक में दिया हुआ है। तो लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. BD bisects angle B as well as angle। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करो, डायगोनल ने एंगल को बाइसेक्ट किया, ये लिखो। टू प्रूव लिखो।
गिवन टू प्रूफ तो हो जाएगा ना। गिवन में लिखोगे एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। टू प्रूफ ये आ गया। पूरी होगी एक्सरसाइज। दो क्वेश्चन नहीं, ठीक है। और बुक भी तुम्हारी हो गई है, ठीक है। और स्कूल में भी मेरी क्वेश्चन सब क्या करने वाला मुझे देख, नेक्स्ट वीक तो लग जाएगा ये पूरा करवाते करवाते। उसके बाद मैं एक बार ही तुम्हें वो करवाऊंगी कोऑर्डिनेट और लीनियर इक्वेशन दोबारा से, तो आपका फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट कर देंगे, तो मे बी साइड बाय साइड। सर्कल भी है ना, सर्कल्स में मेंबर में करना पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम ना, क्योंकि ये ज्योमेट्री अच्छे से याद हो जाएगी, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम हो जाएगा। फेस्टिवल्स में सारा निकल जाएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम फेस्टिवल्स में ना मैनेज हो जाता है, ठीक है। सर्कल्स फिर लगातार आपको 15 दिन लगाएंगे, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 10 दिन में हो जाता है। तुम लोग को भी सर्कल्स आएगा इस बार। आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो चुका है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स अगर तुमने वो किया होता तो तुम्हारा सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल जाता है ना। सरफेस एरिया वॉल्यूम तो है ही। सो हमारे पास आ गया, प्रूफ में हम लिखेंगे we know angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4 because diagonal AC bisects angle A and angle C। ठीक हो गया इतना। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि AB is parallel to CD and AC is transversal, सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब ये तीन कंडीशंस हैं, 1 2 3। 2 और 3 आपस में इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो कैन आई से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। चारों के चारों इक्वल हो गए ना। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, और एंगल 2 और 3 को इक्वल कर दिया। So therefore I can say angle 2 equal to angle 4। ठीक है, फ्रॉम 1 2 3। समझ में आ गई बात। और ट्रायंगल एबीसी ले लो, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूव्ड अबव। और इससे हम क्या ले लेंगे, अब तक तो समझ में आना चाहिए, आइसोसलस ए बी इक्वल्स टू बी सी, आइसोसलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल with adjacent sides equal is a square, therefore ABCD is a square। क्या करूं, तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन की वर्कशीट है, इसमें है, बुक में भेजी हुई है, वो स्टार्ट करते हैं। स्कूल में जितना करवा रहे हैं बीच में डाउट्स जो भी है मैं करवा, ठीक है। सो इट एक्चुअली हैज ऑल द प्रैक्टिस मटेरियल, जितना भी सीरीज में चलता है ना, शुरू वाला तो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, देखो मैंने शेयर किया हुआ बेटा। क्लियर हो गया। अब आपको शो करना है बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। कब शेयर किया होगा, ये भी मैंने लेटेस्ट करवाया भी है। नहीं मैंने किया है ये जुलाई, मैंने ना बेटा इसको थर्ड अप्रैल में ही शेयर किया हुआ है। भूल ही जाओ। वैसे अप्रैल में शेयर किया हुआ मैंने, ठीक है, अप्रैल के लास्ट वाले डेज में ही ना। क्लियर हो गया। अब अगर बीडी को हमने शो करना है तो बीडी पहले ज्वाइन कर देना,
वही चीज है, देखो पुरानी सी जैसे डायगोनल्स आपने उसमें लिखे थे ना, रोम्बस में, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। आपने ऐसे बीडी को ज्वाइन कर दिया, अलग से ही फिगर बना लो, कहीं कंफ्यूजन ना हो। बस एंगल्स को हम 5 6 7 8 नाम दे देंगे, ठीक है। अलग से फिगर बनाकर वही सेम फिगर, नाम भी वही रखो, ए बी सी एंड डी। और यहाँ पे एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, इस तरह से मैंने नाम दे दिया। तो आपको दिया हुआ है दैट वी नो ए बी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सो देयरफॉर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 इन ट्रायंगल डीएबी, है ना। डीएबी में एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल हो गए, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक हो गया ना, क्योंकि साइड्स इक्वल है। फिर मुझे पता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। अब बता सकते हो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? ए बी और सी डी पैरेलल है, बी डी ट्रांसवर्सल है। 6 and 8, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। सिमिलरली AD is parallel to BC and BD is transversal. तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। सो फिर से फ्रॉम 1 to 3, चारों के चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, 5 = 6 = 7 = 8। Hence BD bisects एंगल B एंड एंगल, समझ में आ गया इतना? प्रूफ के ना जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं ये लगातार कल इकट्ठे हो जाएंगे बहुत इजीली। और हमारे एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चंस रह गए। एग्जाम्पल में ना जो एग्जाम्पल नंबर 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 5 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 ये हम लाइंस एंड एंगल्स में करके आए हुए हैं क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है। अभी मुझे आपको टेस्ट पेपर 1 है, उसके आंसर्स लो, निकालो भी सारे। टेस्ट पेपर 1 में, ठीक है। अब ये सॉल्व करके आए हो नहीं करके आए हो, मुझे देखो सीरियसली कह रही हूँ, अगर मैं एक एक के चेक करूंगी ना, देखो साइड बाय साइड, सीरियसली कह रही हूँ, अगर बहुत प्रैक्टिकली होकर चले ना, आइदर आई कैन गो फॉर रिविजन और चेकिंग और योर आगे सिलेबस बढ़ना, तीनों ही जरूरी है, ठीक है। तो मुझे आपके आंसर्स ना, मुझे इतनी एश्योरेंस चाहिए कि सॉल्व किए हुए हैं कहीं ना कहीं। हाँ मैं सब बताऊंगी आंसर्स, पर आपके पास आपके आंसर्स की लिस्ट रोज की रोज होनी चाहिए। मैं किसी भी क्लास में टाइम के अकॉर्डिंगली आपको डिस्कशन करवा दूंगी। बात समझ में आ गए? टेस्ट पेपर अपने पास प्रिंटेड रखो, चाहे उसको सॉफ्ट कॉपी में रखो, प्लीज एक तरह से अपने साथ रोज लेकर आने हैं, बहुत जरूरी है। और जो पेपर डिस्कस करवा दिया उन्हें आप घर छोड़कर आ सकते हो। बात समझ में आई? अपने पास क्वेश्चन पेपर हैंडी रखना है, बहुत जरूरी है। देखो जनवरी में तुमसे बात करूंगी, मेरे साथ नवंबर में ये जो मैं टॉर्चर दे रही हूँ ना, सच में कह रही हूँ, टॉर्चर ही लगा लो कि एक्स्ट्रा काम दे रही हूँ, रोज के रोज पेपर शेयर कर रही हूँ, ग्रुप में प्रेशर डाल रही हूँ। नवंबर सह लो। जनवरी में ना जितनी अच्छी रिविजन आप लोगों की होगी ना, आप खुद कहोगे कि एमसीक्यूज क्या, केस स्टडीज क्या, यहाँ से वो सिली मिस्टेक्स या कुछ नहीं आता, वो नहीं अटकेगा, राइट। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट विल बी irrational, दिस नंबर इज इरेशनल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में जीरो क्या होगी? सी पार्ट, हाँ हाँ, -2/5। तुम्हें कौन सा याद रहेंगे इतना? हमारा मैं सच में चैलेंज भी देती हूँ बच्चों को, मैं कहती हूँ पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगी, वही सेम क्वेश्चंस बुक बंद करके अगले दिन बैठकर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। परफेक्ट तब होते हो कि जब सेम टू सेम हमने लिख दिया बिना किसी गलती के। बात समझ में आई? तो वो चीटिंग नहीं होती है। मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया, मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगी, नेक्स्ट डे आकर वही पेपर दोबारा से यहां पर बैठकर लिखो, है ना। तो आप कहोगे ना कि वो तो आता है, वो आता सब क्लियर हो जाता है आपकी स्टेज पर, राइट।
अब है x माइनस 1/x इज 1/2, देन 4x² प्लस 4/x²। इसका आंसर क्या निकला है? सी पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 4 इज बी पार्ट। इसमें आपने 500 माइनस 1 होल क्यूब लगाया, ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। और बस एक नन की वजह से मैं थोड़ा सा रुक जाती हूं। अदरवाइज अगर 9 में एंड कर रहा है तो इसका यूनिट्स प्लेस 9 ही होना चाहिए। क्यूब है ना पावर, यूनिट्स प्लेस में 9 आएगा, तो मैंने बी पार्ट मार्क कर दिया। बट मुझे नन दिया हुआ है तो मे भी हो सकता है कि इतना ट्रिक कोई लगा ले, तो आपको पूरा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो देखो क्या हो जाता है। दिस इज 125, 3 zeros विच इज 5³ माइनस 1 माइनस 3 इंटू 500 इंटू 500 माइनस 1। ठीक है, तो 125, फिर ये 6 zeros ऐसे आई, माइनस 1 आया, ये आ जाएगा 25 3 75, फिर 4 zeros प्लस 1500। ठीक है, अब ये 1500 आपकी 4 प्लेसेस में आ गया प्लस होकर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 125 00 1500। अब ये 4 zeros तो देखो इनके साथ मैच हो जाएगी, और यहां से 75 माइनस होगा। बात समझ में आई? तो मैं क्या लिखूंगी, 124 और यहाँ 25 बन गया और 1500 रह गया, और फिर ये -1 होगा, तो ये 1500 में से क्या रह जाएगा, 1499। तो अब चेक करोगे हमारे पास एग्जैक्ट डिजिट्स बी के बन रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब वेरी इजी क्वेश्चन, पर पेपर में ना जब ऐसे सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं गलती होती है। इसका मेरा आंसर बी पार्ट था, बी पार्ट ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि थोड़ा सा इसको सोच के करना होता है, वहां पर एक्स और वाई में कंफ्यूजन है, फिर पावर -1 कहीं दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 इज सीधा साधा सा आंसर है सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विद ऑल साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस। रोम्बस मार्क करोगे इसको, स्क्वायर गलती से भी नहीं लिखना। देखो अगर आपको याद हो, आपने रोम्बस को ही आगे पैरेललोग्राम को ही रोम्बस किया है, और आपने रेक्टेंगल को स्क्वायर किया है ऑल साइड्स इक्वल में। A line passes through, this is a very important question, y = 6, और वैसे x = 6 क्यों नहीं दिया हुआ वैसे? ठीक है, अगर ये ऑप्शन में x = 6 दिया जाए और y = 6 में, तो हमें कौन सी लेनी है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y को कट करके जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली y = 6 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू, आई विल मार्क आंसर ए पार्ट। इसमें ना क्यूब का फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो यूनिट्स प्लेस में कर सकते हो, बिकॉज नन ऑफ दीज नहीं दिया हो। सबकी यूनिट्स प्लेस अलग है, कोई भी दो सेम नहीं है ना। और मैंने आपको उस टाइम कहा था कि 27 का क्यूब जो है वो 3 में एंड करेगा। 14 के क्यूब के यूनिट्स प्लेस 4⁻1 इज 4, 4² 16, 4³ 64, 4 में एंड करती है। और 12 का क्यूब 8 में एंड करता है, ये दोनों ऐड होंगे, तो इसमें यूनिट्स प्लेस क्या बनकर आएगा, 2। तो ये 2 में बनकर आया, ऊपर नंबर 3 में है, दोनों को माइनस कर रहे हो, तो आंसर की यूनिट प्लेस क्या होगी, 1। तो अगर ये होता है एक शॉर्टकट, अब ऑब्वियसली अगर 2 में बन दिया होगा तो मुझे कैलकुलेशन ही करनी है। समझ में आई बात? ये तो इसका आंसर है ए पार्ट। मैंने चेक कर दिया था, आंसर क्वेश्चन यही था, इसको जिन अरिहंत में पेपर्स में था, पर यही क्वेश्चन दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 10। अ वेरी सटल वे टू एक्सप्लेन हमारे फॉर्मूलाज को, मतलब एक बड़ा ही स्मार्ट वे दिया हुआ है, जिसमें आपको लिखा है पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पी और क्यू, और आर जो पॉइंट है उसके इन बिटवीन है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी इन बिटवीन है। तो आप बता सकते हो पी आर प्लस क्यू आर क्या होगा। टोटल पी क्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो पी आर प्लस क्यू आर भी क्या हो गया, 10। अगर देखोगे ना, हमें लिखा हुआ है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 PR QR। ये किस चीज का फॉर्मूला है, a+b होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना है हमें, स्क्वायर करके आंसर को 100 मार्क करना है सी पार, क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर दिया हो। The difference between the highest and lowest value of observations is called the range। ठीक है, अब तुम्हें जो हिस्टोग्राम नहीं समझ में आया ना बेटा, मुझे टाइम सच में नहीं लग रहा है रिकॉर्डिंग्स अपलोड करने का।
मैं टेस्ट पेपर बना रही हूँ पहले तो, कि इवन दिवाली के सीजन में भी आपको छुट्टी भी होती है तो मैं आपको दे सकूं टेस्ट पेपर आपके पास हो। और हो सकता है इन बिटवीन अगर कोई छुट्टी और होती है तो यू हैव वर्क टू डू एट होम। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट मे बी आज भी नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे झूठ बोलूँ, पर करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हिस्टोग्राम ना क्लास इंटरवल्स एक्स एक्सिस पे ले आते, याद है बार ग्राफ ऐसे ड्रॉ किए थे, तूने मिस की थी क्लासेस ऐसे। हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस पर वी टेक क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स आर टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x+10, देन पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 20। समझ में आएगा सबको ये? x की जगह माइनस एक्स जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सिक्स्थ रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर है 1/2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर है 1/6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर है 1/3। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। ये बेसिस सेम है, ये डबल में ले लो चाहे सिंगल में ले लो। चलो अच्छा, तुम्हें ये भी समझ नहीं आता, अगर इसमें भी कंफ्यूजन होती है, ये मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते मतलब अभी जस्ट व्हेन आई लुक्ड एट दिस तो बेसिस सेम का मुझे तब भी लगा, अदरवाइज आई विल राइट इट एज, अगर यहां पर भी आते हैं तो मैं इसको a इंटू बी लिख दूं, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ये वाला, a की पावर 1/3 b की पावर 1/3। समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? और ये वाला क्या होगा? ये मैंने, ये 2 है, ठीक है, ये क्या होगा? a की पावर 2/3 आया ना? तुम्हें समझ में आया प्रभु थे? उसके बाद ये तो a रेस टू पावर 1 b रेस टू पावर 1 है, सारी a की पावर्स को ऐड कर दोगे, a की पावर 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3, ऐसे b की पावर 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3, क्या आ जाएगा ये आंसर? ए स्क्वायर। सारी पावर्स जो है यहाँ पर ऐड करोगे तो 1/3 2/3 1 होता है, 1 + 1 = 2, तो a की पावर 2 आ गई, b की पावर भी 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर क्या है? -27/10, 2.7, ठीक है, -15 का 27/10। तुम्हें यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करनी है? तुम्हारा कितना है इसमें? कितना है? -63। तो ये क्यों नहीं सॉल्व किया? अच्छा, ये वाला नहीं किया, बताओ। इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तुम्हारी क्या गलती हुई है बता? सो दिस इज p ऑफ x, p ऑफ 5/2। मुझे अगले के आंसर बता जाओ। हाँ, नेक्स्ट के आंसर मेरे पास है, मैच करते हैं। p ऑफ, हाँ तो अगले वाले का मैं तुमसे आंसर पूछती हूँ। -12 शुड बी इक्वल टू 0, इसकी कैलकुलेशन देख। एक तो आएगा 75/4 प्लस 5k/2 -12 इक्वल टू 0। टेक द एलसीएम 4, 75 प्लस 10k -48, तो 25 माइनस 75 -48 कितना होता है? 27। तो हो तो गया। 10k प्लस 27 इक्वल टू 0। 10k तुमने यहाँ से 75 में से ना 12 माइनस कर दिया, एलसीएम नहीं लिया। फिर मैंने दिया, फिर मैंने 4 से 48 माइनस नहीं, मतलब कटिंग करके। तुम एलसीएम लेने के बाद कटिंग कैसे कर सकते हो? एलसीएम लेने का मतलब ही ये है कि हमने इनको इकट्ठा एक लाइन में लिखा है। दिस इज नॉट 48, दिस इज 48/4। अगर तुम इसको कटिंग कर रहे हो तो तुम इसको 12 रख ही नहीं रहे हो, ठीक है ना? तो एलसीएम के सम में, एलसीएम कभी भी इंडिविजुअल नंबर के साथ कैंसिल नहीं होता, प्रॉपर पूरी टर्म के साथ होगा। तो आंसर इज -27, के इज -27/10। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? होल स्क्वायर मत लिखना, 5x - 2y + 3z इंटू 5x - 2y + 3z, इसके नंबर कट जाते हैं होल स्क्वायर लिखने के, ठीक है। प्रभगीत मुझे ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर बता।
तो ठीक है। कल जो सेकंड पेपर है वो डिस्कस हो जाएगा, फर्स्ट पेपर सॉल्व करके मुझे ला कर देना है, ठीक है। थर्ड पेपर आज मैं